दोस्तों आज मैं आपको एचडीएफसी बैंक का जो सक्सेस का सीक्रेट है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं। और सबसे पहली जो है वो है डीपनिंग द कॉम्पिटिटिव मोट। मतलब कि जो अपना एचडीएफसी बैंक का जो मोट है वो उसने अपन अच्छे से उसको यूटिलाइज किया है, जिसमें सबसे पहला इनोवेशन में क्या है कि उन्होंने सबसे पहला जो कोर बैंकिंग का कॉन्सेप्ट एचडीएफसी बैंक ने ही लाया था, जिसमें कि आप एचडीएफसी बैंक के इंडिया के किसी भी ब्रांच से आप पैसे जमा कर सकते थे और वो पैसे आप एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच में भेज सकते थे, जिससे कि जो कंपनीज थी, कॉरपोरेट्स थी, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। जैसे कि इनको बेनिफिट ये हुआ कि जब इनको किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट्स या किसी दूसरे सिटी से पैसे किसी कस्टमर से मंगवाने होते थे तो ये एचडीएफसी बैंक के थ्रू आराम से उस पैसे को ईजिली कम टाइम में मंगवा सकते थे, जिससे कि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिक्वायरमेंट वो कम हुआ, जिससे कि एचडीएफसी बैंक को भी काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस मिला, क्योंकि कॉरपोरेट्स ने अपने बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक के साथ खुलवाए। दूसरा है कि एचडीएफसी बैंक ने जो सबसे पहले 1990s में इंडिया में जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता था वो फिजिकल फॉर्म्स के थ्रू शेयर का ट्रेडिंग होता था, लेकिन 95-96 में गवर्नमेंट ने उसको टोटली चेंज करके उसको डीमेटेरियलाइज कर दिया। और इसमें क्या होता था कि शेयर्स तो डीमेटेरियलाइज होके ऑनलाइन सब सेटल हो जाते थे ट्रांजैक्शन, लेकिन जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता था वो अभी भी फिजिकल फॉर्म में ही होता था, जिससे कि ब्रोकर्स को और एक्सचेंजेस को और बायर सेलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। क्योंकि जब कोई एक सेलर अपने शेयर्स बेचता था तो ये शेयर्स तो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते थे, लेकिन पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता था, क्योंकि बायर्स के थ्रू जब वो ब्रोकर्स के पास जाता था, फिर ब्रोकर से वो सेलर के पास जाता था पैसा, तो इसमें करीब 5-6 दिन लग जाते थे, जिससे कि एचडीएफसी बैंक ने इसको भी एक कोर सिस्टम के थ्रू लेके आया, जिसमें कि ये सेटलमेंट साइकिल जो है वो काफ़ी कम कर दिया, जिससे कि बायर सेलर एक्सचेंजेज और जो हैं जिससे कि बायर सेलर एक्सचेंजर और ब्रोकर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिससे उनका कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस को रन करने का वो काफ़ी कम हो गया। ये था दूसरा। और एचडीएफसी बैंक ने जो ब्रोकर्स को एक ऑफ़र भी दिया कि आप एचडीएफसी बैंक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाएं, और उनको कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाते थे, और जिसके थ्रू एचडीएफसी बैंक को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। और करीब 9-10 साल के अंदर एचडीएफसी बैंक ने ये जो मार्केट शेयर है इसका वो 80% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, जिससे कि इनको काफ़ी अच्छा जो एचडीएफसी बैंक को जो अकाउंट है अकाउंट ओपनिंग भी हुआ, और उसमें जो अकाउंट में पैसे रहते हैं कासा रेशियो जो बोला जाता है, इस करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो वो काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ, और जो एचडीएफसी बैंक को कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी वो यहाँ से बहुत अच्छी खासी पूरी हो गई। और तीसरा जो था वो था कि एचडीएफसी बैंक ने 2015 में 10 सेकेंड पर्सनल लोन का जो अप्रूवल है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए लेकर आया, जिसमें कि वो कस्टमर्स के बिहेवियर को नोटिस करते थे, और इस तरह के उनके पैटर्न को नोटिस करके उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 10 सेकेंड्स का जो पर्सनल लोन अप्रूवमेंट 10 सेकेंड्स का जो पर्सनल लोन अप्रूव करके दिया, जिससे कि एचडीएफसी बैंक का जो 40% पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज हो गया। और इसके बाद है कि एचडीएफसी बैंक का जो ब्रांड वैल्यू वो शुरू से ही काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये एचडीएफसी
लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी बन के निकली थी, क्योंकि 1994 में दीपक पारेख जी जो HDFC लिमिटेड के MD थे, उन्होंने जब बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो उस टाइम वो HDFC का जो ब्रांड नेम है वो यूज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर बैंक फेल हो गई तो HDFC का जो ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन है, वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा, जिस वजह से वो इस नाम का यूज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जो आदित्य पुरी जी को सेलेक्ट किया था HDFC बैंक को लीड करने के लिए, आदित्य पुरी जी HDFC बैंक नाम को यूज़ करने के लिए काफ़ी सपोर्टर थे, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में HDFC का नाम ही यूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से इस बैंक का काफ़ी अच्छा रेपुटेशन निकला, क्योंकि पहले से ही काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस था और वेल नोन कंपनी थी पहले से HDFC लिमिटेड। इसके बाद आता है कंपनी का आर्किटेक्चर, जिसमें कि कंपनी ने अपने जो लोन्स दिए हैं वो काफ़ी अच्छे कंपनीज़ को दिए हैं। शुरुआत में ब्लू चिप कंपनीज़ को लोन दिए, जिससे कि उनका जो NPA था वो काफ़ी कम रहा, लेकिन बाकी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ थी उनका NPA उसी पीरियड में काफ़ी ज़्यादा था और HDFC बैंक का काफ़ी कम था, जिस वजह से इनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ और इनका रेपुटेशन भी बना और इनका जो कंसिस्टेंट ROE जो ग्रोथ था वो भी काफ़ी अच्छा था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक एसेट्स, जिसमें कि आ जाता है ATM मशीन्स लगाना और ब्रांच ओपन करना, इन्होंने अच्छे खासे तरीके से अपना जो ब्रांच का नेटवर्क है वो बढ़ाया, जिसमें कि कई बैंक्स को इन्होंने एक्वायर भी किया, जिसके थ्रू इनका ब्रांच का पेनिट्रेशन भी बढ़ा और ATM मशीन भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लगाया सारी जगहों पे, जिससे कि इनका काफ़ी अच्छा रीच बन गया सभी जगहों पे। और धीरे धीरे बैंकों ने ग्रामीण एरिया में भी अपना जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ाना शुरू किया, जिससे कि इनके पास जो कासा रेशियो है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ, जिसके वजह से HDFC बैंक का जो कॉस्ट ऑफ लोन, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो काफ़ी कम था, जिस वजह से एक कम रेट में भी लोन दे सकते थे और इनका जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ। और आज तक HDFC बैंक ये चीज़ फॉलो करती आई है और अभी भी इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो काफ़ी कम है और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो इस प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा है अभी भी, जिस वजह से HDFC बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है और मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरह का मेंटेन करके रखें तो हमारे देश के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कुछ पता चला होगा आपको HDFC बैंक के बारे में, और ये मेरा आज पहला वीडियो था इस तरह का, और मैंने टारगेट किया है कि मैं 365 डेज़ में 365 वीडियोज़ इसी तरह के बनाते रहूँगा। जो भी मैं पढ़ूँगा आज के दिन या जो भी मुझे मालूम है उसका मैं वीडियो बना के इसी तरह का कैजुअल वे में और अपलोड करूँगा अपने इस चैनल पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।